जो हमारा डिस्कशन होगा दैट इज बेसिकली कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। तो बेसिकली इन रूल्स को कब फॉलो किया जाएगा। अब आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। सेक्शन 25 में देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गुड्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। और ये एग्जेम्पशन कंडीशनल एग्जेम्पशंस भी हो सकते हैं और एब्सोल्यूट एग्जेम्पशंस भी हो सकते हैं, यानी अनकंडीशनल एग्जेम्पशन भी हो सकते हैं। तो अगर कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है और उसमें कंडीशन ये लगा रखी है कि आपको कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 को फॉलो करना है, ये कंडीशन उन्होंने लगा रखी है, तब फिर इन नियमों को अपने को क्या है फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, एग्जेम्पशन जो कस्टम में दिया जा रहा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ द गुड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। ठीक है, तो आप गुड्स का एग्जेम्पशन का बेनिफिट तभी ले सकते हो जब आप उन गुड्स को यूज करोगे जिस पर्पस के लिए एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में उनको स्पेसिफाई किया गया है। तो अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि आगे आप जब अपने इंपोर्ट कर लिया तो आगे आप उन गुड्स का सही तरीके से यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यानी एज पर दी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आप उन गुड्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए ये एक तरह से नियम बनाए गए हैं और इन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में ये स्पेसिफाइड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भाई एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दिया जाता है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जारी हो रहा है सेक्शन 25 के अंदर, सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के अंदर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। बोलो फॉर एग्जाम्पल गुड्स एक्स है, जैसे मान लो सीमेंट है, आप क्या है इंपोर्ट कर सकते हो, ये आप इंपोर्ट कर लिया आपने, ये इंपोर्ट कर लिया एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट यानी रेट ऑफ ड्यूटी से कर दी इन्होंने इस पे नील। क्यों नील कर दी? अगर आप ये इंपोर्ट कर रहे हो सीमेंट और इसका यूज़ करोगे आप क्या स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड एक्टिविटी से, फॉर एग्जांपल ये इसका यूटिलाइजेशन आप करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको ये बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो अब हम ये देखेंगे उसने सीमेंट इंपोर्ट कर ली अंडर एग्जेम्पशन बाय स्टेटिंग यस मैं अपने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, पर बेसिकली उसने उसको इसमें यूज़ नहीं करके उसका क्या कर लिया, मिस यूज़ कर लिया, उससे अपना घर का मकान बनवा लिया। तो यहाँ एग्जेम्पशन उस केस के अंदर उसको एडमिजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर उसको एग्जेम्पशन क्या है, एडमिजिबल नहीं होगा। जो एग्जेम्पशन उसने लिया था, वो जितनी भी ड्यूटी का एग्जेम्पशन उसने लिया था वो रिकवर हो जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और पेनल्टी और उसके ऊपर लगेगी। तो बेसिकली जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिस्टेड है कि आपको कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 को फॉलो करना है, तो फिर इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अब 1 मार्च 2022 से काफ़ी इसके अंदर क्या है, ये प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इन्होंने काफ़ी प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन कर दिया 1 मार्च 2022 से। अब आपको क्या है, पहले तो क्या है हर बार की डिक्लेरेशन देनी पड़ती थी, अब एक बार का इंटीमेशन आपको देना है, वन टाइम इंटीमेशन हो गया कि भाई हम इन गुड्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं एट अ कंसेशनल रेट। ठीक है, और ये इस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो ये भी जो चीज़ है ये भी अब इलेक्ट्रॉनिकली दी जाएगी, पहले तो फिजिकली जा रही थी, तो जब फिजिकली जाएगी तो तकलीफ फिजिकली होती है, आउट ऑफ पॉकेट ट्रांजैक्शंस, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जनरली बढ़ती है। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली आप कस्टम्स पोर्टल पे
ये चीज़ दे रहे हो, इनको इंटीमेट कर रहे हो, फिर ये एक आपकी जब ये बॉन्ड भर जाएगा तो एक नंबर जनरेट होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उस इम्पोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाया जाएगा, और बॉन्ड की डिटेल्स आप बिल ऑफ एंट्री में दोगे, एंड गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एट व्हाट, कंसेशनल रेट। तो ये 1/3/2022 से पूरे नियम बदल दिए गए हैं, एक तरह से मोटा मोटी सब्सटेंशियल चेंज है इन फॉर्म ऑफ से प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, और आपको प्रोसीजरल सिम्प्लिफिकेशन इज देयर। तो इन नियमों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर 22 एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो देखिए, सबसे पहले रूल 2 क्या बोलता है कि इन नियमों की कब एप्लीकेबिलिटी हो रही है। मैंने आपको बताया ही है, ये नियम तब लागू हो रहे हैं जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन बेसिकली दिया जा रहा है, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन यूज़ ऑफ द गुड्स फॉर द इंटेंडेड पर्पस। ठीक है, गुड्स का इंटेंडेड यूज़ हो, उसके आधार पे एग्जेम्पशन दे रखा है, और उन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको इन नियमों को फॉलो करना है, तब ये रूल्स क्या होंगे, अप्लाई होंगे। दैट इज व्हाट दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एन इम्पोर्टर, दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एन इम्पोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल, these rules they will apply to an importer who intends to avail the benefit of exemption notification, who intends to avail the benefit of exemption notification which is issued under section 25(1). तो 25(1) में कौन सा एग्जेम्पशन है? 25(1) में आपके जनरल एग्जेम्पशन है, issued under 25(1) of the Customs Act 1962, and where the benefit of such exemption, is dependent upon the use of imported goods. Exemption का जो benefit है, the same is dependent upon the use of imported goods covered by the notification for the manufacture of any commodity or say provision of any service. तो यहाँ एग्जेम्पशन दे रखा है कस्टम्स में, आप इस गुड्स का पर्टिकुलर यूज करोगे, इंपोर्ट कर रहे हैं आप, इन गुड्स का पर्टिकुलर यूज करोगे तो फिर आपको क्या है, ये एग्जेम्पशन मिलेगा। तो उसके लिए जब इस तरह के एग्जेम्पशन वो कंडीशनल, और जहां ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में वर्डेड है कि आपको इन नियम को फॉलो करना है, तब ये रूल्स क्या है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फंडामेंटली these rules shall apply only in respect of exemption notifications which provide for observance of these rules. ठीक है, अब देखिए रूल 3 जो है डेफिनेशंस दे रखी है। तो रूल 3 बेसिकली क्या है, डेफिनेशन है। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का आपको मतलब वही है, क्या एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन सेक्शन 25(1) ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत नोटिफाई किए जा रहे हैं, दोज आर व्हाट दी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। व्हाट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन बेसिकली मीन्स, क्या है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन जो 25(1) के तहत क्या हो रहा है, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत जारी हो रहा है, दैट इज द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। फिर आता है हमारे पास क्या, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से हो गए? कैपिटल गुड्स हो गए गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द इंपोर्टर। जैसे जीएसटी लॉ में भी हमने पढ़ा था कैपिटल गुड्स, आईटीसी के टाइम पे, कैपिटल गुड्स क्या हो गए? कैपिटल गुड्स वो गुड्स हो गए जिनकी वैल्यू क्या हो गई है, कैपिटलाइज कर दी गई है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द इंपोर्टर। वो गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कॉमन पोर्टल की। तो कॉमन पोर्टल बेसिकली आइस गेट है। आइस गेट इज दी कॉमन पोर्टल, दैट इज कस्टम्स पोर्टल, जहाँ पे सारी अपनी फाइलिंग एक्टिविटीज़ हो रही है। कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम क्या हो गया? ICDIS, ICEDIS, दैट इज इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम। ठीक है, इंपोर्ट की तारीख क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ इंपोर्ट। डेट ऑफ इंपोर्ट क्या है? डेट ऑफ इंपोर्ट है द डेट
on which the custom authorities gives an order permitting clearance of goods for home consumption under section 47. जब अपन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी जमा हो जाती है, तो फिर कस्टम अथॉरिटीज आपको क्या देती है? ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, दैट इज डेट ऑफ इंपोर्ट. इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन बेसिकली मीन्स द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन बेसिकली मीन्स द इंफॉर्मेशन provided by the manufacturer who intends to avail the benefit of the exemption notification. तो अब एक तरह से आपको वन टाइम इंटीमेशन देनी है ऑन कॉमन पोर्टल कि भाई मैं ये इंपोर्ट करना चाहता हूँ गुड्स, और इस पर्पस के लिए मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ. आगे अपन इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे. तो दैट इज व्हाट बेसिकली इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या हो गई? इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. फिर जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर कौन हो गया? ये हो गया जो इंपोर्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी में लगा हुआ है, उसका जो जुरिस्डिक्शनल सुपरिंटेंडेंट है या अप्रेजर है, वो क्या हो जाएगा? एक तरह से जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर होगा. तो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर मीन्स द ऑफिसर ऑफ कस्टम्स of a rank equivalent to the rank of superintendent or appraiser, exercising jurisdiction over the premises where either the imported goods shall be put to use for manufacture or say rendering of output service. फिर आती है बात हमारे पास जॉब वर्क. जॉब वर्क बेसिकली क्या होता है? जो अपन ने जीएसटी में पढ़ा था, जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क इज ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड ऑन अनदर पर्सन्स गुड्स. और जॉब वर्क की सप्लाई क्या होती है जीएसटी में? जॉब वर्क की सप्लाई होती है, क्या होती है? सप्लाई ऑफ सर्विस. ये अपन ने जीएसटी लॉ के अंदर भी पढ़ा था. तो बेसिकली जॉब वर्क भी यहाँ भी वही चीज़ होगी. मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, मैंने जॉब वर्कर को दे दिए कि भाई तू उस पर कुछ ट्रीटमेंट कर, प्रोसेस कर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरी आउट कर, तो वो जॉब वर्क हो जाएगा. तो अब यहाँ पे चूंकि गुड्स इंपोर्ट किए गए कंसेशन रेट ऑफ ड्यूटी पे और इंटेंडेड यूज के लिए, तो जॉब वर्कर के ऊपर भी क्या है? प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए. तो इसलिए ये गुड्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर उस पर्पस के लिए होएगा. तो जॉब वर्क बेसिकली मीन्स एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस और मैन्युफैक्चर, एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस और मैन्युफैक्चर consistent with the exemption notification undertaken by a person on goods belonging to the importer, which has been undertaken by a person on goods belonging to importer, treatment, process या manufacture. वो व्यक्ति कैरी आउट कर रहा है जो कि किसका माल है? इंपोर्टर का माल है. ठीक है, एक्सेप्ट क्या? गोल्ड, jewelry and articles thereof and other precious metal or stones, and the term job worker shall be construed accordingly. और जो term job worker है, the same will be what? Construed accordingly. अब आती है बात क्या? मैन्युफैक्चर की. मैन्युफैक्चर क्या है? बेसिकली मैन्युफैक्चर मीन्स क्या? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स. मैन्युफैक्चर क्या है? Manufacture is processing of the raw material inputs by the importer in any manner that results in emergence of new product, having say distinctive nature, character or use. Manufacturing activity क्या होती है? जहाँ raw material loses its existence और new goods comes into existence having say separate name, characteristics and use. वैसे यहाँ क्या हो रहा है? बेसिक वही चीज़ है. रॉ मटेरियल इंपोर्ट की है मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर ने, उस पर क्या है? प्रोसेसिंग कैरी आउट की जा रही है, जिससे नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा है, जिसका डिस्टिंक्ट नेचर है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, डिस्टिंक्ट यूज है. एंड द टर्म मैन्युफैक्चरर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली. और जो टर्म मैन्युफैक्चरर है, द सेम विल बी कंस्ट्रूड से अकॉर्डिंगली. आउटपुट सर्विस क्या हो गई? जो सप्लाई हम सर्विस की कर रहे हैं, जो सर्विस हम सप्लाई कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स यूटिलाइज करके, वो एक तरह से मेरी आउटपुट सर्विस है. तो आउटपुट सर्विस बेसिकली मीन सप्लाई ऑफ सर्विस
आउटपुट सर्विस बेसिकली मीन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग व्हाट दी आफ्टर सेल सर्विस। कौन सी सर्विस आउटपुट सर्विस की एम्बिट में नहीं आएगी? अगर खुद की आपने माल दिया है और उसकी आफ्टर सेल्स एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो तो वो आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है, आउटपुट सर्विस के एम्बिट में नहीं आएगी। ठीक है, अब चालू होता है हमारा मेन रूल, दैट इज क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये इंफॉर्मेशन टू बी गिवन प्रायर टू इंपोर्टेशन, तो बट नेचुरल है हम कोई गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं या हम गुड्स का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ये गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं कंसेशनल रेट पे कर रहे हैं, ये कंसेशनल रेट पे कर रहे हैं, तो आप उसमें अंडर एग्जेम्पशन कर रहे हैं, अंडर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में हम गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इन नियमों को फॉलो करना है। तो अब उसके लिए अपने को क्या है, अब इंटीमेशन देनी पड़ेगी, दैट इज वन टाइम इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन प्रायर टू दी इंपोर्टेशन, इंपोर्टर टू गिव प्रायर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो यहां पे क्या है, वन टाइम प्रायर इंटीमेशन ऑफ द इंटेंट टू अवेल व्हाट द बेनिफिट, कि भाई हम इंपोर्टर क्या करेगा, एक बार का, अब पहले तो हर बार का देना पड़ता था, अब ये एक बार का इंफॉर्मेशन देनी है, ये इलेक्ट्रॉनिकली देनी है, ये इलेक्ट्रॉनिकली देनी है, ये कॉमन पोर्टल पे देनी है, ये कॉमन पोर्टल पे देनी है। दैट इज व्हाट द इंपोर्टर शैल प्रोवाइड वन टाइम इंफॉर्मेशन, इंपोर्टर शैल प्रोवाइड one time information on the common portal, on the common portal in form ICG R1, that is import of goods at concessional rate of duty, in form ICG R1, that is import of goods at concessional rate of duty, containing the following particulars namely। तो बट नेचुरल है इंपोर्टर को प्रायर इंफॉर्मेशन देनी है कॉमन पोर्टल पे, तो क्या उस इंफॉर्मेशन में रहेगा, ये नेमली का मतलब होता है एग्जॉस्टिव लिस्ट, यानी इसके अलावा कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इसमें जो पॉइंट्स नीचे दे रखे हैं उसी की इंफॉर्मेशन जा रही है इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर जो अपेंडेड टू दीज रूल्स, दैट इज ICG R1। क्या कह रहा है उसमें, क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर एंड इज जॉब वर्कर, कौन तो इंपोर्टर है और कौन क्या है, अगर उसने जॉब वर्क की एक्टिविटी कैरी आउट करनी है तो वो जॉब वर्कर कौन है, उसका क्या एड्रेस है, तो नाम और पता, किसका नाम और पता, इंपोर्टर का नाम और पता और जॉब वर्कर का नाम और पता। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया द गुड्स प्रोड्यूस्ड, द गुड्स प्रोड्यूस्ड और प्रोसेसेस अंडरटेकन, गुड्स प्रोड्यूस्ड और प्रोसेसेस अंडरटेकन at the manufacturing facility, goods produced or processes undertaken at the manufacturing facility of the importer or his job worker, if any or both, that is the goods produced or processes undertaken at the manufacturing facility of the importer or his job worker, if any or both। ठीक है, तो कौन से गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यानी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, कौन से गुड्स वो इंपोर्ट करेगा, दैट इज व्हाट द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड, जो कि यूज किए जाएंगे इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एट द प्रीमाइसेस ऑफ द इंपोर्टर या जॉब वर्कर, इफ एनी, पर्टिकुलर्स ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल ऑन सच इंपोर्ट, जो माल वो इंपोर्ट कर रहा है उसका नेचर और डिस्क्रिप्शन और क्या एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है जो उस पर एप्लीकेबल होगा, उस नोटिफिकेशन की डिटेल्स। उसके अलावा जो आउटपुट सर्विस वो रेंडर कर रहा है जिसमें ये माल यूटिलाइज होगा, तो क्या नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस है और कौन से पोर्ट से, पोर्ट या पोर्ट से ये गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे, दैट इज इंटेंडेड पोर्ट या पोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट, इंटेंडेड पोर्ट या पोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, तो अब ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, जब ये इंफॉर्मेशन कॉमन पोर्टल पे अपन ने दी
इसकी एक्सेप्टेंस होगी और क्या होगा, एक इंपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको IIN बोलेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जनरेट होगा अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड, ठीक है। परंतु अगर सपोज करो जो इंफॉर्मेशन अपन ने फर्निश की है उसमें कोई चेंजेस हो जाते हैं, सो से अपन ने बोला कि भाई ये जॉब वर्कर है, कोई जॉब वर्कर सपोज करो और बदल गया, कोई चेंज हो गया, तो अपने को अपडेटेड करना पड़ेगा ये इंफॉर्मेशन। तो हाउएवर इंफॉर्मेशन मे बी अपडेटेड ऑन कॉमन पोर्टल इन केस इफ देयर इज एनी चेंज इन द डिटेल्स ऑफ विच हैज बीन फर्निश्ड इन दिस फॉर्म ICGR1, ठीक है। अब व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के पहले आप देखिए कि फंडामेंटली अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, इसको अपन बोल रहे हैं कंटिन्यूटी बॉन्ड। कंटिन्यूटी बॉन्ड है ये, भरना है, श्योरिटी गारंटर्स रहेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है, एस डीम अप्रोप्रिएट बाय दी AC और DC। अब बेसिकली बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ये बोल रहा है कि जैसे सपोज कीजिए अगर एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होता, एग्जेम्पशन इफ नॉट हैव बीन अवेल्ड, तो कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ती 25 लाख रुपए। अब एग्जेम्पशन में अपने को देनी पड़ रही है नील, तो कितना बेनिफिट अपन ले रहे हो, 25 लाख का ले रहे हो। तो बेसिकली बॉन्ड यही तो कहेंगे कि भाई आप अगर हमारा गुड्स का यूटिलाइजेशन सही नहीं हुआ तो जो आप हमने कंसेशन का बेनिफिट लिया है वो हमसे रिकवर होगा। तो इसके लिए अपन बॉन्ड भर रहे हैं कि इस डिफरेंस का अपन बॉन्ड भर रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ये ड्यूटी का अमाउंट जिसका अपन बेनिफिट ले रहे हैं ये हमसे क्या हो जाए, रिकवर हो। दैट इज व्हाट द इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, उसको क्या करना पड़ेगा, ही विल सबमिट अ कंटिन्यूटी बॉन्ड। क्या दे रहा है वो, कंटिन्यूटी बॉन्ड दे रहा है विथ सच श्योरिटी और सिक्योरिटी एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द AC और DC having jurisdiction over the premises where the goods are imported shall be put to use for manufacture of goods or for rendering of output service, ठीक है। ये कंटिन्यूटी बॉन्ड भर रहा है और एक अंडरटेकिंग दे रहा है। अंडरटेकिंग क्या दे रहा है, ही विल बी अंडरटेकिंग टू पे क्या, द अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी लेविएबल और इनपुट्स बट फॉर द एग्जेम्पशन। अगर ये एग्जेम्पशन नहीं होता तो कितनी ड्यूटी देनी पड़ती, 25 लाख रुपए देनी पड़ती। तो एन अमाउंट equal to the difference between the duty leviable on such inputs but for the exemption and that already paid क्या है इसकी, nil है, and that already paid nil है, along with क्या, interest at rate fixed by notification issued under section 28AA। तो ये ड्यूटी देनी पड़ जाएगी at rate of along with interest at rate of say 15% per annum। और ये इंटरेस्ट कब से लगेगा, डेट ऑफ इंपोर्ट से लगेगा, बट नेचुरल है डेट ऑफ इंपोर्ट से लगेगा। डेट ऑफ इंपोर्ट क्या है, जब उन्होंने गुड्स क्लियर करा ली, किसके लिए, होम कंजम्पशन के। कब तक, जब ये गुड्स इंटेंडेड पर्पस के लिए काम में नहीं आए, ठीक है, फिर आप ड्यूटी पे करोगे, उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, द इंपोर्टर इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, वो क्या भरेगा, कंटिन्यूटी बॉन्ड भरेगा with such surety or security as he may deem as deemed appropriate by AC or DC, ठीक है, with an undertaking to pay an amount equal to what, the difference between what, the duty leviable on the inputs but for the exemption। अगर ये exemption नहीं होता तो कितनी ड्यूटी लगती, एंड कितनी ड्यूटी आपने ऑलरेडी पे की है उसका डिफरेंस ही तो आपको एक तरह से देना है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। और ये इंटरेस्ट लग रहा है डेट ऑफ इंपोर्ट से लेके डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ द एंटायर अमाउंट, ठीक है, ये चीज। अब देखिए रूल 5 क्या है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड। रूल 5 क्या है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड। द इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, द इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन shall mention the IIN and continuity bond and details while filing से bill of entry। तो ये जो import identification number है एंड बॉन्ड की
जो डिटेल्स जो बॉन्ड उसने एग्जीक्यूट किया है, द सेम इज टू बी गिवन इन बिल ऑफ एंट्री। जब वो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है उसमें क्या है, इसको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी। दैट इज द इंपोर्टर इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन शैल मेंशन द आईआईएन एंड कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर एंड डिटेल्स while filing the bill of entry. Then the AC or DC will allow the benefit of the exemption notification. फिर AC और DC क्या करेगा, they will allow the benefit of the exemption notification. Accordingly, the DC or AC they will allow the goods to be imported under the exemption. और जब ये goods exemption के तहत import होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड अमाउंट है, जितना कंसेशन आपने लिया है, बॉन्ड भरा था आपने, वो रनिंग बॉन्ड अकाउंट चल रहा है, कंटिन्यूटी बॉन्ड अकाउंट, सपोज करो आपने 25 लाख का बॉन्ड भरा, अभी आपके क्या है 10 लाख का माल आया, तो ये 10 लाख रुपए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेबिट कर दिए जाएंगे। ये रनिंग बॉन्ड अकाउंट चल रहा है। तो वंस अ बिल ऑफ एंट्री इज क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, द बॉन्ड सबमिटेड बाय द इंपोर्टर gets automatically debited automatically in the customs automated system and the details will be made available electronically through the jurisdictional custom officer. कौन है jurisdictional custom officer? जो आपका सुपरिंटेंडेंट है, उसको ये डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। अब बेसिकली अपन ने जो गुड्स इंपोर्ट किए एट अ कंसेशनल रेट, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए एट अ कंसेशनल रेट, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रखनी है इंपोर्टर को। इंपोर्टर को उसके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो रूल 6 बेसिकली डील कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय द इंपोर्टर। तो रूल 6 क्या कहता है, इंपोर्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, इंपोर्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, और इसका एक मंथली रिटर्न उसको फर्निश करना होगा। उसका एक मंथली रिटर्न फर्निश करना है by 10th of next month। ये एक मंथली रिटर्न फर्निश करना है by 10th of next month। That is, importer shall maintain an account in such manner to clearly indicate क्या, ये इंपोर्टर को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है जिसमें क्वांटिटेटिव डिटेल आ जाए और साथ साथ क्या ये चीज़ें आए, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, कितनी वैल्यू के गुड्स उसने इंपोर्ट किए थे, कितनी क्वांटिटी, कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, क्या डेट ऑफ क्वांटिटी थी, क्या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन द रेलेवेंट प्रीमाइसेस, दैट इज क्वांटिटी एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन द रेलेवेंट प्रीमाइसेस, क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हो गई, क्वांटिटी कितनी जॉब वर्कर के पास भेज दी गई, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द जॉब वर्क एक्टिविटी कैरिड आउट, क्या है क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क, नेचर ऑफ द जॉब वर्क एक्टिविटी कैरिड आउट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव हुई है आफ्टर जॉब वर्क, क्वांटिटी ऑफ गुड्स री एक्सपोर्टेड, कितनी क्वांटिटी क्या हुई है री एक्सपोर्ट की गई है, और कितनी क्वांटिटी क्या है स्टॉक के अंदर है। बिल ऑफ एंट्री वाइज इसकी आपको क्या है पूरे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। फंडामेंटली कितनी क्वांटिटी आपकी इंपोर्ट हुई, कितनी क्वांटिटी आपकी कंज्यूम हुई है, जॉब वर्कर के पास क्या माल भेजा गया है, क्या माल रिसीव हुआ है जॉब वर्कर के से, कितना क्वांटिटी री एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी स्टॉक में है, कितना क्लियर कर दिया आपने होम कंजम्पशन के लिए। ये सारी रिकॉर्ड्स आपको क्या है प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, और ये रिकॉर्ड्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे टू एसी और डीसी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ही शैल प्रोड्यूस द सेड अकाउंट्स एज एंड व्हेन द एसी और डीसी हैविंग द jurisdiction over the premises where the goods are imported shall be put to use for manufacture of the goods or for rendering of the output service। ठीक है, अब ये कह रहे अगर सपोज कीजिए कोई माल अपन ने इंपोर्ट किया और वो रिसीव नहीं हुआ, तो हाउएवर इन केस ऑफ से नॉन रिसिप्ट या शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ द गुड्स imported in the relevant premises, the importer shall intimate such non-receipt
या शॉर्ट रिसिप्ट इमीडिएटली ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है कि ये माल हमारे को नहीं मिला, इनफॉर्म इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2, ये आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। बिसाइड दिस आपको क्या है, मंथली स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा, मंथली स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा बाय 10th of the following month। that is what the importer shall submit a monthly statement on the common portal in form IGCR 3 appended basically in these rules by 10th of the month। 10 तारीख तक, हर महीने की, अगले महीने की 10 तारीख तक देना है। अब जॉब वर्क पे भी आप माल को भेज सकते हो। देन व्हाट इज अ प्रोसीजर फॉर अलाउिंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। बेसिकली क्या प्रोसीजर रहेगा, तो देखिए जो माल आप जॉब वर्कर के पास भेज रहे हैं और जो माल उससे वापस आ रहा है, उसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है और इसको आपको अपने मंथली स्टेटमेंट में भी बताना पड़ेगा, जो आप मंथली स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हो बाय 10th of the next month वो। तो देखिए द इंपोर्टर शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क ड्यूरिंग द मंथ एंड मेंशन द सेम इन द मंथली स्टेटमेंट विच इज स्पेसिफाइड इन रूल 62। जो रिमूवल होगा गुड्स का वो होगा अंडर कवर ऑफ इनवॉइस, और अगर जीएसटी लॉ के अंदर ई वे बिल के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो आपको ई वे बिल भी क्या है, जनरेट करना है। तो इंपोर्टर शैल सेंड द गुड्स टू द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर अंडर कवर ऑफ इनवॉइस और से वेयर एवर एप्लीकेबल थ्रू एन ई वे बिल एज स्पेसिफाइड इन द CGST Act 2017 मेंशनिंग द डिस्क्रिप्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। अब कितने टाइम के लिए माल जॉब वर्कर के पास जा सकता है, जब भी आपने इनवॉइस जनरेट करी है, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ ई वे बिल से जो जॉब वर्क की एक्टिविटी है वो कैरी आउट की जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। दैट इज व्हाट द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द गुड्स कैन बी सेंड टू जॉब वर्कर। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द गुड्स कैन बी सेंड टू जॉब वर्कर shall be 6 months from the date of invoice or say e-way bill। it will be what 6 months from the date of invoice or say e-way bill। अब देखिए अगर कोई गुड्स का मिसयूटिलाइजेशन हो गया, कहां पे हो गया, जॉब वर्कर के यहां हो गया, उसके लिए भी इंपोर्टर ही लायबल होगा। ही विल बी लायबल टू पे ड्यूटी, ही विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट, ही विल बी लायबल टू पे पेनल्टी। कौन लायबल होगा, इंपोर्टर लायबल होगा। दैट इज इन केस इंपोर्टर इज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश दैट द गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क हैव बीन यूज्ड as per the purposes which have been specified in the exemption notification। तो जो jurisdictional custom officer shall take necessary action against the importer under rules 8 और 8। अब क्या रहेंगी जो ड्यूटीज ऑफ जॉब वर्कर, जॉब वर्कर का भी प्रॉपर काम तो यही जॉब वर्कर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करे। तो जो माल उसका जॉब वर्क पे आया है और जो माल उसने भेजा है उसकी प्रॉपर डिटेल्स उसको क्या है, मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट इज जॉब वर्कर विल मेंटेन एन अकाउंट ऑफ व्हाट, द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसने अंडरटेक किया है, क्या वेस्ट जनरेट हुआ है इफ एनी ड्यूरिंग सच प्रोसेस। ठीक है, अकाउंट इट विल मेंटेन एन अकाउंट ऑफ से रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन देयर ऑन एंड द वेस्ट जनरेटेड इफ एनी ड्यूरिंग सच प्रोसेस। फिर क्या है, प्रोड्यूस the account details before the jurisdictional custom officer as and when required by the said officer। इस अकाउंट की डिटेल्स किसको देगा, jurisdictional custom officer को देगा, जब भी क्या है वो रिक्वायर्ड रहेगी। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क he will send the processed goods either to the importer या इंपोर्टर के डायरेक्शन पे दूसरे जॉब वर्कर को दे सकता है फॉर कैरिंग आउट द रिमेनिंग प्रोसेस। और यहाँ भी जो रिमूवल होगा that will be under cover of delivery chala, that is invoice or say e-way or e-way bill if required। तो ये तो जॉब वर्कर की ड्यूटी हो गई। These are what basically the duties of the job worker। ठीक है, आगे देखिए। अब एक नया रूल 6B भी आया है
6B बेसिकली क्या बोल रहा है कि आप अपनी यूनिट को भी क्या कर सकते हो, ये ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो इंटर यूनिट ट्रांसफर की भी प्रॉपर इनवॉइसिंग होगी, प्रॉपर अंडर कवर ऑफ ई वे बिल वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, और वो भी यहाँ पे जो यूनिट ने एक्टिविटी कैरी आउट की है, जो माल उसने लिया है, उसकी प्रॉपर डिटेल्स इंपोर्टर को क्या है बेसिकली रखनी है। तो फंडामेंटली द इंपोर्टर शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स विच आर सेंट फॉर यूनिट ट्रांसफर ड्यूरिंग द मंथ and mention the same in the monthly statement. So here the importer will have to maintain the records of the goods which have been sent for unit transfer. Besides this, importer जो माल को भेजेगा वो अंडर ऑफ कवर ऑफ इनवॉइस भेजेगा, और अगर ई वे बिल के प्रोविजंस हैं तो वो भी अगर एप्लीकेबल है तो ई वे बिल बनाएगा, mentioning there in the description and the quantity of the goods. और importer shall in relation to transfer of goods to another unit. Importer shall, in relation to transfer of goods to another unit, maintain an account of receipt of goods. It will maintain an account of, say, receipt of goods, manufacturing process undertaken thereon, waste generated, if any, during such process. Proper account. They will maintain an account of the receipt of goods, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच हैव बीन अंडरटेकन, क्या वेस्ट जनरेट हुआ है, एंड फिर क्या है, प्रोड्यूस द अकाउंट डिटेल्स बिफोर द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर। प्रोड्यूस व्हाट, द अकाउंट डिटेल्स बिफोर द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर। जैसे जॉब वर्क में था वैसे के वैसे ये है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द साइड ऑफिसर। और जब ये प्रोसेसेस कैरी आउट हो जाए, दे विल सेंड द प्रोसेस गुड्स बैक टू द प्रीमाइसेस ऑफ इंपोर्टर, जब से फ्रॉम वेयर द गुड्स वर रिसीव्ड, या किसी जॉब वर्कर को भेज सकते हैं फॉर कैरिंग आउट द रिमेनिंग प्रोसेस इफ एनी अंडर कवर ऑफ से इनवॉइस और ई-वे बिल। अब देखिए, यदि कोई माल आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है या कोई माल डिफेक्टिव आ गया है, तो ये एक्स्ट्रा माल आ गया है, इसका आप वापस से क्या कर सकते हो, री एक्सपोर्ट कर सकते हो, या ये गुड्स का क्या है, क्लियरेंस कर सकते हो फॉर होम कंजम्पशन। ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो द इंपोर्टर हु हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन shall use the goods imported in accordance with the conditions specified in the concerned exemption notification within 6 months from the date of import. And with respect to unutilized or say defective goods, importer has an option, या तो उसको री-एक्सपोर्ट कर दे या उसको क्या कर दे, क्लियर कर दे फॉर होम कंजम्पशन। या तो उसको री-एक्सपोर्ट कर दे या फिर उसको क्या कर दे, क्लियर कर दे फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, अब ये जो माल वो री-एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी मंथली स्टेटमेंट में नेसेसरी डिटेल्स जाएगी, और जो माल ये री-एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। जो वैल्यू इसने इंपोर्ट की थी उस इंपोर्ट वैल्यू से री-एक्सपोर्ट वैल्यू कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप ये गुड्स का री-एक्सपोर्ट करोगे तो इस री-एक्सपोर्ट की डिटेल्स आपको मंथली स्टेटमेंट के अंदर देनी है, अपन पहले ही डिस्कस कर चुके। और जो वैल्यू है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, जो इंपोर्ट वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, जो री-एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू। उसके अलावा ये गुड्स आप क्या है, क्लियर कर सकते हो क्या, होम कंजम्पशन के लिए भी। जो अनयूटिलाइज्ड गुड्स हैं या जो डिफेक्टिव गुड्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए, क्लियर कर सकते हो आप होम कंजम्पशन के लिए भी। उस पर जो ड्यूटी बनती है वो देनी पड़ेगी, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो ये डिटेल्स हैं ये आपको मंथली स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी।
ठीक है, द पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लियरेंस एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी वो मंथली स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करनी है। अब कैपिटल गुड्स की बात करें तो यूज्ड कैपिटल गुड्स का आप क्या है, ड्यूटी पे करके इनको क्लियर कर सकते हो। तो जो इनकी वैल्यू होगी, वैल्यू कैसे निर्धारित होगी? वैल्यू होगी डेप्रीसिएटेड वैल्यू है ये, इसको अपन डेप्रीसिएट करेंगे। किस रेट से? 4%, 3%, फिर 3%, फिर 2.5%, फिर 2.5% और फिर 2% आफ्टरवर्ड्स फॉर एवरी क्वार्टर। ये पहले साल में और पार्ट देयर ऑफ, फिर दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, पांचवें साल में और उसके बाद। तो यहाँ उस डेप्रीसिएटेड वैल्यू पे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी अलोंग विद व्हाट? इंटरेस्ट। ठीक है, डेप्रीसिएशन अलाउ किया जाएगा व्हेन द कैपिटल गुड्स हैव बीन पुट टू यूज टिल द डेट, जब वो वापस से क्या है, क्लियर किए जा रहे हैं। तो बेसिकली सपोज कीजिए अपन ने 25 लाख रुपए के कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए थे, तो अब इस पे डेप्रिसिएशन हो गया 1 साल 2 महीने, 1 साल 2 महीने और 3 दिन बाद वापस से इसको क्या है, अपन क्लियर कर रहे हैं, इसका क्लियर कर रहे हैं। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन हो गया 16% और दूसरे साल का 2 महीने और 3 डेज का क्या हो जाएगा, 1 क्वार्टर हो गया, दूसरे साल का 3% हो गया, तो 19% का 1 क्वार्टर का डेप्रिसिएशन कम कर दिया। 19% ये डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कम करके वैल्यू आ जाएगी। दैट इज व्हाट द इंपोर्टर हैज एन ऑप्शन टू क्लियर द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी leviable on such goods but for the exemption and the duty already paid at any time of importation along with interest at rate fixed by in the notification issued under 28A, that is 15% per annum पे ये देना पड़ेगा। ठीक है, on the depreciated value, namely what, for every quarter of first year at rate of 4%, for every quarter of first year at rate of 4%, for every quarter of second year at rate of say 3%, for every quarter at rate of third year at 3%, फिर क्या है, fourth year and fifth year में 2.5% and 2.5% and thereafter 2%। ठीक है, तो 4%, 3%, 3%, 2.5%, 2.5% और 2% हर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ का आपको डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल ऑनवर्ड्स। और फिर जो वैल्यू आएगी उस पर जितना भी ड्यूटी रेट है वो अप्लाई हो जाएगा। द डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड फ्रॉम द डेट व्हेन द इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स हैव कम इनटू यूज फॉर द पर्पस एज स्पेसिफाइड इन द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अप टू द डेट ऑफ क्लियरेंस। और जो ये रिमूवल किया है अपन ने कैपिटल गुड्स का, उसकी क्लियरेंस एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या है, मंथली स्टेटमेंट के अंदर आपको देनी होगी। अब रूल 8 बेसिकली क्या है, डील्स करता है रिकवरी ऑफ ड्यूटी अलोंग विद इंटरेस्ट। तो यदि आपने जो ड्यूटी बनती है वो आपने जो अभी 7.1 और 7.3 में देखी, उसका अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो जो जुरिस्डिक्शनल एसी और डीसी है वो एक्शन लेगा, क्या, बॉन्ड से आपका वो अमाउंट क्या है, रिकवर किया जाए। ठीक है, वो अमाउंट रिकवर किया जाएगा। तो इन केस ऑफ इवेंट ऑफ एनी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द इंपोर्टर टू कंप्लाई विद द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन रूल 7.1 और वेयर पेमेंट रेफर्ड टू इन रूल 7.3 एंड 7.4 इज नॉट पेड या शॉर्ट पेड, तो क्या होगा, एसी और डीसी हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द प्रीमाइसेस और द ऑफ द इंपोर्टर, ठीक है, वो क्या करेगा, ही शैल टेक एक्शन बाय इन्वोकिंग द बॉन्ड टू इनिशिएट द रिकवरी ऑफ द अमाउंट equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption and already paid along with interest at rate of 15% per annum। ठीक है,
for the period starting from the date of import of goods on which exemption was availed and ending on what? The date of actual use of the payment of the entire amount of difference of the duty that importer is liable to pay. और अगर जॉब वर्कर के यहाँ वायलेशन हो गया है, जॉब वर्कर के यहाँ वायलेशन हो गया है, तो उस केस के अंदर भी प्रिंसिपल लायबल रहेगा, प्रिंसिपल विल बी लायबल. तो notwithstanding anything specified in these rules in relation to removal and processing of imported goods for job work, the importer shall be responsible for ensuring that the goods are used in accordance with the purposes specified in the notification. And in event of failure to do so, जो DC है या AC है, having jurisdiction over the premises where imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering of output service, he will take action under these rules without prejudice to any other action which may be taken under the Act or the rules and regulations made thereunder or under any other law for the time being in say force. ठीक है. अब पेनल्टी के प्रोविजंस दे रखे हैं. अगर आपने इन रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन किया है या किसी जो भी जॉब वर्कर है या इंपोर्टर है कॉन्ट्रावेंशन करता है या दे अबेट्स या असिस्ट इन रॉन्ग डूइंग, तो फिर उस केस के अंदर पेनल्टी लग जाएगी of to an extent of rupees 2 lakh without prejudice to any other action which may be taken under the Act. 2 lakh रुपए की without prejudice to any action that may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or under any other law for the time being in force. तो फंडामेंटली इन रूल्स से आपको ये पता चलता है कि जहाँ भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में ये कंडीशनल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, कंडीशन ये है कि आप गुड्स का इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज़ करोगे जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, और उन नियम उन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में लिखा गया है इस नियम को फॉलो करना है, तब इन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा. और अगर आपने आगे मिसयूज़ कर दिया तो बट नेचुरल है, जो जितना भी बेनिफिट ऑफ कंसेशन आपने अवेल किया था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो आपसे क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा. तो दीज रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड ओनली व्हेन in the exemption notification it has been stated that you are required to follow the customs import of goods at concessional rate of duty rules 2017. ठीक है. तो ये अभी हमारा क्या हुआ है, पूरा डिस्कशन किया गया है.